जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में एनसीईआरटी विज्ञान विषय कक्षा 10 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके 21 तारीख को जो परीक्षा है, ठीक है, 21 फरवरी को, तो उनमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। हालांकि हमने पिछली क्लासों में 13 प्रश्न तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का जो परावर्तन है ना, इसके संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इस यूनिट से, तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसके अपन क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। ये रहा आपके सामने एक डायग्राम। ये देखो, एक दर्पण दे रखा है, इसमें प्रकाश किरण आ रही है और इस समतल दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आने वाली जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। टकराकर जाने वाली किरण को अपन क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर जो हम लंब खींचते हैं उस लंब को अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब। और लंब कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। ये याद रखना, क्योंकि अपन जो न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे उसमें ये काम आएगा। आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई? आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको अपन परावर्तन कोण कहते हैं। ये इनकी परिभाषा दे रखी है। छोटे प्रश्न में इनकी परिभाषा भी आजकल पूछता है, तो ये आप थोड़ा सा याद करते हुए चलोगे। ठीक है, देखो भाई, थोड़ा कैमरा का एंगल सेट कर लेते हैं। हाँ भाई, अगला क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसके दो ही नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जो तीनों, ठीक है, वो तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए या अपवर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन का नियम अपन आगे वाली जो क्लास है उसमें अपन करेंगे। ठीक है, अब देखो आंकिक प्रश्न है। हालांकि देखो, आ सकता है ये भी प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है भाई? जो आपतित किरण है, ये वाली जो किरण है, ठीक है, ये क्या कर रही है? किसके साथ? अभिलंब के साथ। ये रहा अभिलंब। अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करोगे? तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। मतलब कोण आई किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर होगा। अर्थात कोण आई का मान अगर 50 डिग्री है तो कोण आर का मान भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री आंसर। ठीक है, ऐसा कैसा? दूसरा देखो, आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच में, ठीक है, अगर 60 डिग्री का कोण हो, ये रही आपतित किरण और ये रहा हमारा समतल दर्पण, इसके बीच का कोण कितना दे रखा है भाई? 60 डिग्री दे रखा है। तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो, मतलब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? देखो, अगर ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, देखो ये वाला कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। तो मेरे को बताओ कि ये पूरा कितना है? 90 है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। भाई 30 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और ये 30 डिग्री हो गया, मतलब साइन आई का मान, मतलब साइन आई बार बार आ रहा है। अगर कोण आई का मान अगर 30 डिग्री है तो कोण आर का मान कितना होगा भाई? 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 30 डिग्री आ जाएगा। ये तीसरा प्रश्न आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। चौथा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा कर है। समतल दर्पण पर अभिलंबवत, ठीक है, 90 डिग्री पर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, तो प्रकाश किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो 90 डिग्री मत कर देना, गलत हो जाएगा। कितना होगा भाई? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई समतल दर्पण है, अगर उस पर कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, तो ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी या फिर पुनः उसी डिग्री में लौट जाएगी। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा ना, वो 0 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्या कारण है भाई? अभिलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। पुनः क्या होगी भाई? उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, तो इनके आंकिक प्रश्न भी देखते हुए चलना।
तीसरा देखो क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के अगर प्रकार पूछे तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भाई, एक तो अवतल दर्पण और एक कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जिसको अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और उत्तल दर्पण जिसको अपन क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इनकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं वो उभरे हुए भाग पर, देखो अवतल दर्पण के अंदर अपन क्या करेंगे कि इनका जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला जो भाग है, इस पर अपन क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, और अंदर वाला जो भाग है ये वाला, ये क्या करेगा, परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है, कैसा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। दूसरी इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या करना है, अंदर वाले भाग पर आपको पॉलिश करना है। देखो अंदर वाले भाग पर हमने पॉलिश कर दिया, और जो उभरा हुआ भाग है, ये जो बाहर उभरा हुआ भाग है, ये क्या करेगा, परावर्तन का काम करेगा। तो क्या कहलाएगा भाई, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अगला देखो इसका कार्य, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब एक जगह इकट्ठी करता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, एक जगह क्या करेगा, इकट्ठी करता है। और उत्तल दर्पण क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या कराएगा भाई, ये फैलाएगा। ये दूसरा कार्य हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इनके प्रतिबिंब के बारे में। तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ना, वो बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और बराबर होगा, तीनों प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण के बारे में बात कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है। तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब इसमें प्राप्त होगा। तो ये इनकी परिभाषा, उदाहरण, ठीक है, एक बार याद कर लेना, आ सकता है। अगला देखिए हाँ हाँ, एक मिनट चेक करो। हाँ आई गया। अब मैं कुछ बता दे, बार मैं काम करूँ। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, दर्पण से संबंधित परिभाषा है। देखो एक प्रश्न इनसे आना अनिवार्य है, एक प्रश्न पक्का आएगा, या तो दर्पण से संबंधित या लेंस से संबंधित परिभाषा है, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ध्रुव के बारे में। देखो जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, गोलीय दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इसका जो केंद्र है, केंद्र पी, ये क्या कहलाता है, आपके ध्रुव कहलाता है। इसको मैं अलग अलग डायग्राम से बनाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र तथा वक्रता तिर्जा। देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोले का ये क्या है, कटा हुआ भाग है, और इस कटे हुए भाग का जो केंद्र है, वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसकी जो तिर्जा है वो क्या कहलाएगी, वक्रता तिर्जा कहलाती है। परिभाषा आ गई समझ में। तीसरा देखो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, देखो ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र कहाँ गया, हाँ, वक्रता केंद्र सी, यहां से एक सीधी काल्पनिक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो तीन परिभाषा आपको इसी डायग्राम से समझ में आ गई। चौथा देखो फोकस बिंदु, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। फोकस बिंदु क्या कहलाता है कि भाई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ये रहा आपका फोकस बिंदु, यहाँ पर बात समझ आ गई भी, फोकस बिंदु। अगला देखो फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, ये देखो फोकस दूरी, ध्रुव पी, ठीक है, पी और फोकस बिंदु एफ, इसके बीच की जो दूरी होती है ना, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी भाई, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये पांचवी परिभाषा हो गई। और छठी परिभाषा है द्वारक की, जो mn से दर्शाते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा। ठीक है, इनकी जो वर्ताकार सीमा रेखा है, मतलब इनकी जो सीमा रेखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, mn कहलाता है, mn कहलाता है।
ठीक है, जिसको अपन क्या नाम से बोलते हैं भाई, द्वारक बोलते हैं। तो इनकी परिभाषा आप एक बार देखते हुए चलना। ठीक है, एक परिभाषा आपके पूछी जा सकती है। अगला देखो प्रश्न है, अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है, ठीक है, अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कैसे क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण की बात की है तो देख लो अवतल दर्पण का। देखो ये लिखा है वस्तु या बिंब, और ये बिंब का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु, देखो वस्तु की स्थिति 1 2 3 4 5 कहीं पर भी हो सकती है। पहली वस्तु की स्थिति देखते हैं, अगर वस्तु अनंत पर पड़ी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, बिंदुवत बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, पहली स्थिति समझ में आ गई। दूसरा स्थिति देखो, अगर वस्तु यहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर पड़ी है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, छोटा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी हम बात कर लेते हैं अगर वस्तु तीसरे पोजीशन पर पड़ी है, मतलब कहाँ पड़ी है भाई, वक्रता केंद्र सी पर पड़ी है। ठीक है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, बराबर बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसे रहेगी, वास्तविक तथा उल्टी रहेगी। चौथी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा स्थिति क्या कहता है, ये रहा चौथा स्थिति, अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में हो, यहाँ पर पड़ी है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में यहीं पर बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। और इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होगी, वास्तविक तथा उल्टी होगी। और पांचवी सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई वस्तु कहाँ पड़ी है, फोकस पर पड़ी है, तो इससे इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और साइज कैसी रहेगी भी, अत्यंत बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक तथा उल्टी रहेगी। और अगर वस्तु को जो छठी स्थिति है वो मैं आपको बता दूं, अगर वस्तु फोकस से परे है, ठीक है, फोकस से परे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के उसी तरफ बनेगा, या दर्पण के पिछली तरफ बनेगा। और इसकी जो स्थिति है वो कैसी होगी, आभासी और सीधा होगी। ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये छठी परिस्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आगे हम देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसमें दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में वस्तु अगर अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा भाई, बिंदुवत बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। उधर कौन सा था, वास्तविक तथा उल्टा था, इधर आपके आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। अगर वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, यहाँ पर पड़ी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और इसकी प्रकृति कैसी रहेगी भी, आभासी और सीधी रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। अगला देखो, थोड़ा सा छोटे प्रश्न में या 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न है भाई, जो अवतल दर्पण है उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, आपको उपयोग पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला उपयोग क्या है, जो टॉर्च है, सर्च लाइट है या वाहन है, ठीक है, उनके अग्रदीप जो हेडलाइट होती है उसमें शक्तिशाली समांतर किरण पुंज अगर आपको प्राप्त करनी है। आपने देखा होगा कि जो बाइक होती है, कार होती है, उनमें एकदम सीधी रोशनी जाती है रात के समय। ठीक है, वो किसके कारण ही पॉसिबल है भाई, अवतल दर्पण के कारण ही पॉसिबल है। दूसरा क्या है, हमारा जो चेहरा है उसका अगर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, ठीक है, किसके लिए काम आता है, सेविंग दर्पण वगैरह के अंदर, तो इसमें भी अवतल दर्पण काम आएगा। तीसरा क्या है, जो दंत विशेषज्ञ है वो दांत को बड़ा करने के लिए, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज लेते हैं। चौथा है कि सौर जो भट्टियां है या सौर चूल्हा है, ठीक है, उसमें सूर्य के प्रकाश को अभिकेंद्रित करना है। देखो सूर्य के प्रकाश को क्या करना है, एक जगह इकट्ठी करना है, अभिकेंद्रित करना है, तो उसके लिए अवतल दर्पण काम आता है। तो इन 4 जगह अवतल दर्पण काम आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना भाई। अगला क्या है, गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है ना, ये आपने ग्राफ में एक बार देखा होगा। ये मैं आपके सामने बना देता हूँ। इधर हमेशा प्लस होगा, ठीक है, अगर आप ऊपर जाओगे तो प्लस, और इधर जाओगे तो भी कौन सा, प्लस। ठीक है, और इसके अगर लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है, इस ग्राफ के आप इस तरफ जा रहे हो तो आपके नेगेटिव, और नीचे की ओर जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो
अब इसको अपन ये समझ लेते हैं, क्या कह रहा है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। बिंब जो वस्तु होगी हमेशा बाईं तरफ रखनी है, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। सभी दूरियां कहाँ से नापोगे, दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से नापोगे भाई, दर्पण के ध्रुव से नापोगे, जिसको अपन पी डिनोट करते हैं। तीसरा क्या है, मूल बिंदु, यही आपका मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु के दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर कौन सा, ये वाला। मूल बिंदु के दाईं ओर की जो तो दूरियां होती है वो धनात्मक होगी, तथा बाईं ओर की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कि भाई मूल बिंदु है, इसके राइट साइड में जो दूरियां होगी ना वो सारी कैसे होगी भाई, धनात्मक होगी। और लेफ्ट साइड की जो दूरियां होगी वो कौन सी होगी, ऋणात्मक होगी। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ये रहा मुख्य अक्ष, इसके लंबवत ऊपर की ओर जो दूरियां होगी वो धनात्मक होगी, और नीचे की ओर जो दूरियां होगी ना वो आपकी ऋणात्मक होगी। देखो ऊपर की ओर जो दूरी है वो कैसी होगी, धनात्मक। नीचे की ओर जो दूरी है वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये एक डायग्राम याद रखना दिमाग में, ये चारों लाइन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। देखो लेंस से संबंधित अगर कार्तेशियन परिपाटी पूछे तो उसमें सेम लाइनें लिखनी है, एकदम सेम टू सेम होगी। वहां पर दर्पण की जगह आप लेंस लिख देना, ठीक है, आपका एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पार्ट 3 के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।